हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ इससे पहले भी मैंने 2023 के रिगार्डिंग कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ शेयर किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लिया होगा। और आज की सीरीज में हम करने वाले हैं 2022 में पूछे गए रीजनिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें मैं आपके साथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, मिसिंग टर्म के रिगार्डिंग निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सीक्वेंस दिया गया है AZ CX EV। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप चेक कर लेंगे A से जब आप 2 अल्फाबेट आगे बढ़ रहे हैं ABC +2 करने पे आपको C मिलेगा। इसी तरीके से जब आप C से +2 करेंगे तो आपको E मिलेगा। इसी तरह से जब E से आप +2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा G। इसी तरीके से आपको बाद वाले अल्फाबेट भी चेक कर लेने हैं। जैसे Z से X आप चेक करेंगे तो यहाँ पे -2 की सीरीज आ रही है। -2 आप करेंगे आपको X मिलेगा। X से -2 करेंगे V मिलेगा। V से जब आप -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा T। तो यहाँ पे जो आपको सीरीज मिलेगी वो GT की मिलेगी। किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये क्लियर हो चुका। अगला जो टर्म होगा वो GT होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, BF का DS से उसी रूप में संबंध है जैसा कि PS का निम्नलिखित से है। देखिए, BF का संबंध है, कह रहा है DH से। कैसे है, देखिए, जब आप B+2 यानी कि 2 अल्फाबेट आगे बढ़ रहे हैं CD, आपको D मिल रहा है। इसी तरह से F से आप 2 अल्फाबेट आगे बढ़े तो H मिल गया। इसी तरह से जब हम PS को चेक करेंगे तो P+2 आप करेंगे तो देखिए R मिल जाएगा QR, और S पे भी जब आप +2 करेंगे UV। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कूट लेखन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लाइट LIGHT को हम लिखते हैं GILTH। रेनी का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज किया है। देखिए, G की पोजीशन यहाँ और I अपने ही प्लेस पे है। इसी तरीके से H और T को भी इन्होंने चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास जो वर्ड है रेनी, हम इसको भी कर लेंगे सॉल्व। RAINY, यानी कि बाद वाले जो अल्फाबेट है N को हम पीछे कर देंगे, Y को हम आगे कर देंगे। इसी तरीके से I को सबसे पहले लिख देंगे, A की पोजीशन वहीं पे रहेगी और R हो जाएगा पीछे। तो हमें जो आंसर मिल जाएगा, देखिए, IARYN हमें चेक करना है। देखिए, हमें ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे मैंने सॉल्व किया ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन भी कोड के रिगार्डिंग है। 1 to 5 के लिए गो टू स्कूल लिखा जाता है। 1 4 6 के लिए स्टडी इन स्कूल। 1 3 5 के लिए रन टू स्कूल। तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन सी डिजिट यूज की है, हमको ये बताना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे 1 तीनों में कॉमन है और यहाँ पे स्कूल तीनों में कॉमन है, तो स्कूल के लिए जो कोड जाएगा वो 1 होगा। इसी तरह से देखिए, फिर 5 है पहले वाले में और थर्ड वाले में, तो 5 के लिए जो कोड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो 2 का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है रन के लिए, तो देखिए, स्कूल कॉमन हो चुका है, 2 भी कॉमन हो चुका है, ओनली यहाँ पे रन बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है 3। तो इसका मतलब है कि रन के लिए जो अंक हम यूज करेंगे वो 3 होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, फिगर के रिगार्डिंग। नीचे दी गई आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको ये दी गई है। ये आकृति आपको कौन सी आकृति से मिलेगी पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। कौन सा वाला डायग्राम इसे कंप्लीट कर रहा है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, APRX S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं। S और Z मध्य में हैं। A और P किनारों पर हैं। R A के बाईं ओर बैठा है। P के ठीक दाईं ओर कौन है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें S और Z मध्य में है। A और P किनारों पर है, कहा जा रहा है। सपोज A यहाँ पे है और P इस किनारे पे है। और उसके बाद कहा जा रहा है R A के बाईं ओर बैठा है। A के बाईं ओर यानी कि यहाँ पे बैठा है। और आगे कहा जा रहा है P के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो सिंपल सा है, बचा कौन है अब, X
तो यहाँ पे बैठा है x। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P पति है Q का और R माता है S तथा Q की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, P जो है पति है Q का और R जो है S और Q की माँ है। तो R और P के बीच में क्या संबंध है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, जो जनरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, जितनी जनरेशन की हमें ज़रूरत होती है हम उतने के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यदि P पति है Q का कहा जा रहा है। देखिए P और Q एक ही लाइन में है। यदि P जो है Q का पति है और R माता है S और Q की। देखिए R जो है Q और S दोनों की माँ है, इसकी भी माँ है, इसकी भी माँ है। तो P का क्या संबंध है, तो देखिए ये पति है तो सिंपल सा है, ये इसकी सास हो जाएगी क्योंकि ये पहली वाली जनरेशन में है। ठीक है, दोनों की माँ है इन दोनों की, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, सास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दिए गए विकल्पों में विजातीय शब्द चुनिए, यानी कि ऑड वन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा पीतल, क्योंकि पीतल क्या है, मिश्र धातु है और बाकी सभी क्या है, धातुएं हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। तो दूसरा सबसे लंबा कौन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कहा जा रहा है, देखिए सचिन कमल से छोटा है। देखिए सपोज यहाँ पे सचिन है और ये कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। अब ये राम से लंबा है तो इसका मतलब राम की हाइट ये है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है तो मोहन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अरुण कमल से थोड़ा छोटा है। देखिए कमल से थोड़ा छोटा कौन है, कह रहा है अरुण, और सचिन से थोड़ा लंबा है। देखिए सचिन से लंबा है कहा जा रहा है तो अरुण को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। तो दूसरा लंबा आपको बताना है, तो दूसरा लंबा यहाँ पे कौन है, सबसे ज्यादा कमल। तो राइट आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज कंप्लीट करने के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस दिया गया है जिसमें ए से हम +2 करेंगे तो हमें सी मिलेगा, सी से हम +2 करेंगे तो हमें ई मिलेगा, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ जाएगा ई। देखिए ई 2 ऑप्शन में है लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना होगा सेकंड में भी क्या आ रहा है, तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो डी से +2 करेंगे एफ, एफ से 2 प्लस करेंगे एच, एच से हम 2 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा जे, यानी कि ई जे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश से जुड़ा हुआ। देखिए इंग्लिश में आपका डिक्शनरी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको चेक करना है कि सबसे पहला कौन सा वर्ड होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, यानी कि आपको इसमें बताना है कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रांस तक तो सब में सेम ही है, उसके बाद ही आपको चेक करना होगा। उसके बाद देखिए आप सबसे पहले चेक करेंगे कि अल्फ़ाबेट में एम पहले आता है, पी पहले आता है या फिर एल। जो भी सबसे पहले आता है उसकी पोजीशन पहले हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले आपका आता है एल तो पहले नंबर पर आ जाएगा ये वाला वर्ड, यानी कि ट्रांसलेट सबसे पहले हम यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे देखिए फिर हम एल के बाद चेक करेंगे, अल्फ़ाबेट में एम आता है तो ट्रांसमिट जो है वो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे देखिए एम के बाद हम चेक करेंगे एम एन ओ पी, तो पी आता है तो थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका ट्रांसप्लांट, उसके बाद आएगा आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसप्लांट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से अक्षर संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे DG2 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इसने सीक्वेंस से यूज किया है। D और G का आप अल्फ़ाबेट में पोजीशन चेक करेंगे तो D जो है 4th प्लेस पे आता है, G आता है 7 पे। तो 7 माइनस आप 4 करेंगे आपको 3 मिल जाएगा, 3 से आप 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, यानी कि DG2 मिल जाएगा। इसी तरह से जब आप E को सॉल्व करेंगे तो E और K में देखिए E की पोजिशन है 5वें नंबर पे, K की है 11वें पे, तो 11 माइनस 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, और 6 से आप 1 करेंगे तो आपको E के 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट है JR6, जे की अल्फ़ाबेट पे पोजीशन होती है 10वीं और R की होती है 18वीं। तो 18 माइनस आप 10 कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, 8 में से जब आप -1 करेंगे तो आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पे देखिए अन्य भिन्न है कहा जा रहा है, आई होप कि यही होगा, फिर भी हम आगे वाला भी अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। RV3 दिया गया, R की पोजीशन होती है 18th नंबर पे और V की होती है 22 पे। 22 माइनस 18 आप करेंगे तो मिल जाएगा 4,
4 आपको मिलेगा इसमें से 1, क्योंकि हम सब में से 1 माइनस कर रहे हैं, हमें सीक्वेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर RV 3 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यही जो सीरीज मैंने आपको बताई JR 6 यही इसमें अलग होगी। किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। 17, 15, 13, 11। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 15 सबसे अलग होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया गया है, बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया गया 6 + 4 + 8 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 + 2 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। इसी तरह से हम सेकंड वाली सीरीज को भी सॉल्व कर लेंगे। 7 + 9 + 8 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24 + 2 आप करेंगे तो मिल जाएगा 26। यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया। अब हम थर्ड में ट्राई करेंगे तो 6 + 5 + 12 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 23 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस को कंप्लीट रखना है। दिए गए विकल्प में से एक आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित समान श्रृंखला को जारी रखेगी। तो इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस को कंटिन्यू करेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी, ये सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन पर बेस्ड। सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, फिर वो 315 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो आपको बताना है कि वो अभी कौन सी दिशा की ओर है। तो सबसे पहले देखिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए पहले वो कह रहा है कि उसका जो मुख है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि यहाँ पे है उसका मुख, ठीक है, यहाँ को उसका मुख है, इस सेंटर से सपोज यहाँ को इसका मुख है। अब आपसे कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले एंटी क्लॉक घूमती है, यहाँ से 225 सपोज यहाँ को चले जाती है, फिर उसके बाद 315 डिग्री क्लॉकवाइज फिर मुड़ती है 315 डिग्री। तो आपको बताना है प्रेजेंट में उसका मुख कहाँ है। तो इसका मतलब है कि उसका मुख इस डायरेक्शन को है, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज की सीट को मोड़कर घन बनाया जाए। देखिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। और इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए अगर आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है तो इसमें जो अपोजिट सीट्स होंगे एक दूसरे के, 3 का अपोजिट हो जाएगा 2, 5 का अपोजिट होगा 6 और 1 का अपोजिट होगा 4, यानी कि ये जो फलक होंगे एक दूसरे के साथ नहीं दिखेंगे। यानी कि अगर एक फलक इनमें से दिख रही है तो दूसरी वाली नहीं दिखनी चाहिए। जैसे 5 दिखेगा तो उसमें 6 नहीं मेंशन होना चाहिए, अगर 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, अगर 1 है तो उसके साथ 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपोजिट फलक है, इसका मतलब है कि ये इसके विपरीत साइड में होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है तो 6 भी साथ दिया गया है। इसी तरीके से इस वाली डाइस में भी देखिए 1 और 4 एक साथ आ गए तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। आपको एक पॉइंट याद रखना है, कोई भी विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के संलग्न नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज पर बेस्ड, ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे जरा ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले क्या हो 9 हो लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे तो इस सीरीज में आपको एक भी ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। इससे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलेशन, क्योंकि एल का तो कहीं पे नामो निशान ही नहीं है इस वाले वर्ड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक एक ही स्टेटमेंट पर बेस्ड आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप डेफिनेटली 5 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है PQRST 5 व्यक्ति हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक चेस खिलाड़ी है और एक है हॉकी खिलाड़ी। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती। कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें T पति है। R का भाई Q है जो न तो चेस खिलाड़ी है और ना ही हॉकी खिलाड़ी। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 5 व्यक्ति P, Q, R, S और
टी। ठीक है, इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप जेंडर नोट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गेम के नेम। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं। इन दोनों का क्लियर हो गया, ये फीमेल हैं दोनों ही और दोनों ही कोई भी गेम नहीं खेलती हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है आर का भाई क्यू है। देखिए, आर का भाई क्यू है, यानी कि क्यू क्या है, मेल पर्सन है, आर फीमेल है, क्योंकि टी ऑलरेडी आपसे कहा जा रहा है कि पति है, यानी कि आर का पति होगा टी, तो ये भी मेल हो जाएगा। देखिए, दो खेल हैं जिनको कोई भी महिलाएं नहीं खेल रही हैं, एक तो है चेस, दूसरा है फुटबॉल। इसका मतलब जो अगला गेम है हमारे पास हॉकी, उसे महिला खेलती है। तो ये जो आर महिला है ये हॉकी प्लेयर है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आपसे कहा गया है, देखिए आर का भाई क्यू है जो ना तो चेस खेलने वाला है और ना ही हॉकी, तो इसका मतलब ये क्या खेलता है, फुटबॉल। तो फुटबॉल प्लेयर कौन हो जाएगा हमारा, क्यू। देखिए, अगला जो गेम बचा चेस, उसे खेलने वाला व्यक्ति है टी। तो तीनों गेम आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो फुटबॉल खिलाड़ी है देखिए क्यू। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो हॉकी खिलाड़ी है आर जो टी की पत्नी भी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है चेस खिलाड़ी कौन है, तो राइट आंसर होगा टी। और की पत्नी कौन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तीन महिलाएं कौन हैं, तो देखिए तीन महिलाएं हैं। पहले तो पी और एस है जो कोई भी खेल नहीं खेल रही हैं, और उसके अलावा एक आर है जो हॉकी खेलती है, यानी कि पी आर एस जो कॉम्बिनेशन दिया गया है ये तीनों ही महिलाएं हैं। सारे ही क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाएं। अगला क्वेश्चन भी देखिए डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है। 76 से लेके 78 तक आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि त्रिभुज गांव में महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिया गया है ये महिलाओं को दर्शा रहा है। वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये बेरोजगार महिलाओं को दर्शा रहा है। और वृत्त शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये सर्कल जो है ये शिक्षित महिलाओं को दर्शा रहा है। और इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी आपको दो में मिलेगा, एक स्क्वायर में, दूसरा ट्राइंगल में। अब ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज जो है गांव में महिलाओं को दर्शा रहा है, और वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब है जो डी है वो गांव में बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है जो शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 है गांव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। शिक्षित भी और बेरोजगार महिलाओं को भी दर्शाने वाला है देखिए ई। ठीक है, क्योंकि ये सब में कॉमन है, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा देखिए वो ई होगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया है। तो शिक्षित भी बेरोजगार महिलाओं को भी दो अल्फाबेट से दर्शाया गया है, ई और एफ से। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है ई और एफ दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है यदि लेस देन का अर्थ है घटाना और ग्रेटर देन का अर्थ है जोड़ना, इक्वल का अर्थ है गुणा करना और डॉलर के साइन का मीनिंग है विभाजित करना, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए 27 ग्रेटर देन का मीनिंग कह रहा है जोड़ना है, 81 कर लेंगे। डॉलर का मीनिंग आपको दिया गया है डिवाइड करना है, तो 9 हो जाएगा। और लेस देन का मीनिंग माइनस करना है, तो अब हम इसे बॉड मास से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बॉड मास के रूल से। 27 + 9 - 6। बॉड मास में अगला जो स्टेप आएगा यहाँ पे एडिशन का आएगा। 27 + 9 आप करेंगे 36 होगा। 36 से आप जब 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 30, और 30 इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। पहली तारीख को पड़ रहा है रविवार, तो दूसरा जो रविवार पड़ेगा वो 8 को होगा। ठीक है, 8 को रविवार पड़ेगा। तीसरा पड़ेगा 15 को, चौथा रविवार पड़ेगा 22 को, पांचवा रविवार पड़ेगा 29 को। देखिए 29 को जब रविवार है तो इसमें आप 3 ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1 नवंबर। 3 दिन ऐड करेंगे तो तीसरा दिन जो होगा वो 1 नवंबर का होगा। तो रविवार हमारा 29 को है, तो 29 को रविवार है, 30 को क्या हो जाएगा सोमवार, 31 को होगा मंगल और 1 को हो जाएगा बुध, और यही हमको बताना था। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, आपको बताना है 2 अंकों की संख्या
कि ऐसे कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं जिसमें 8 का अंक मौजूद हो, यानी कि 8 को मौजूद होना चाहिए, जैसे 85, 82, 81, 87, 86। अब इन्हीं के आप अपोजिट लिख लेंगे, जैसे 68, 78, 18, 28, 58। तो देखिए टोटल 10 अंक ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 मौजूद हो। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे आपको आकृतियां दी गई हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कौन सा डायग्राम आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसको रोटेट किया गया है और बड़े वाले पोर्शन को सेट कर दिया गया है और छोटे वाले को ब्लैंक किया गया है। इसी तरीके से जब आप सर्कल वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसे भी रोटेट करके छोटे वाले पोर्शन को हम कलर्ड कर लेंगे और जो बड़ा वाला पोर्शन है वो ब्लैंक रहेगा। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए काउंटिंग फिगर के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कितने ट्राइंगल हैं इस डायग्राम में। तो हम काउंट करेंगे, पहला ट्राइंगल है ये, दूसरा ये दिया गया है और तीसरा ट्राइंगल आपको ये दिया गया है। 3 बड़े ट्राइंगल हैं। इसके अलावा देखिए जो बाहर पे दिए गए हैं टोटल ये 5 ट्राइंगल हैं। तो 3 और 5 मिला के हो जाएगा आपका 8, यानी कि टोटल 8 ट्राइंगल हैं। देखिए इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 और 85 है मिरर इमेज के रिगार्डिंग। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक होता है हॉरिजेंटल इमेज और दूसरा होता है वर्टिकल इमेज, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका हॉरिजेंटल इमेज के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन आपको दी गई है और पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज किस टाइप का बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है डायग्राम का वो नीचे की ओर होता है और नीचे वाला ऊपर की ओर। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि इस टाइप का डायग्राम आपको दिया गया है ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह से वर्टिकल इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वर्टिकल इमेज में लेफ्ट और राइट, यानी कि राइट वाला पोर्शन लेफ्ट की ओर चला जाएगा और लेफ्ट वाला राइट की ओर। तो आप जब इस इमेज को देखेंगे जो वर्टिकली आपको दी गई है तो आपको राइट आंसर इसका मिल जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ आपके जो डायग्राम है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उतनी आसानी से कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। डायग्राम को इनमें से कौन सा शेप कंप्लीट करेगा, तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्क्वायर है और फिर है सर्कल। अगला जो स्टेप है उसमें क्या किया गया है, जो सेकंड वाला है यानी कि जो सर्कल है उसके अंदर पहले स्क्वायर लिया गया है, फिर एक सर्कल लिया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो स्क्वायर दिया गया है उसके अंदर ट्राइंगल है, फिर से एक स्क्वायर है। और नेक्स्ट स्टेप में भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, उसके अंदर एक स्क्वायर लेंगे और फिर से एक ट्राइंगल लेंगे। तो इस तरह का जो आपको डायग्राम दिख रहा है वही इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए निम्न विकल्पों में से शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर अन्य जोड़ों में दिए गए शब्द समान रूप से संबंधित हैं। वह जोड़ा चुनिए जिसमें दोनों शब्द अलग प्रकार से संबंधित हैं। तो पहला दिया गया है कक्षा छात्र, यानी कि छात्रों से मिलके कक्षा बनती है। शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं। वन से मिलके वृक्ष नहीं बनते बल्कि वृक्ष से मिलके वन बनते हैं। मिनट से मिलके घंटा बनता है। तो सबसे ज्यादा जो अलग है वो सी वाला होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता हैं, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, तो निम्नलिखित में से C माइनस ए प्लस बी के बारे में निश्चित रूप से सच है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पर पहले हम इसे समझते हैं। देखिए C माइनस ए आपसे कहा जा रहा है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि C ए की माँ है, ठीक है। यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 2 जनरेशन हो गई। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मीनिंग हो जाएगा कि ए बी के पिता हैं। जो ए है, ठीक है, वो इस बी के पिता हैं। तो अब आपको बताना है कि इनका क्या रिलेशन होगा। इनमें से ए सी का बेटा है क्योंकि ये इसकी माँ है, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, ठीक है। तो ये जो बी वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख तथ्यों का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से कौन सा डायग्राम होगा जो इसको क्लियरली शो करेगा, बोल रहा है। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं।
कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। सपोज ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसमें से कुछ हैं टेनिस खिलाड़ी। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, तो टेनिस वाले जो हैं वो हॉकी प्लेयर भी हैं। कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं यानी कि ये जो प्लेयर हैं, ठीक है, ये हॉकी प्लेयर नहीं है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये बिल्कुल अलग है, यानी कि ये टेनिस वाले तो हैं लेकिन क्रिकेट वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब है ये जो आरेख होगा, वेन आरेख, यही करेक्ट होगा जो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें दिया गया ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संयोजन दिया गया है, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखता है। देखिए वाटर इमेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर यानी कि जैसे एफ दिया है, जब आप इसका वाटर इमेज देखेंगे ये आपको बिल्कुल उल्टा दिखेगा कुछ इस तरीके से। ऐसे ही जब आप आर को चेक करेंगे, आर राइट इस तरीके से है, तो आप जल प्रतिबिंब देखेंगे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें इस कॉन्सेप्ट को, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस बेस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें और इसी तरह आगे वर्णों का जोड़ा बनाया गया है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सीक्वेंस में अपोजिट अल्फाबेट कौन से होंगे, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, क्योंकि 13 लेटर आपने ऊपर लिख दिए हैं। अब इसी तरीके से इसके अपोजिट चेक करने के लिए 13 लेटर आप राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। एन के बाद आपका आ जाएगा ओ। देखिए इस तरीके से आप अल्फाबेट्स को लिख लेंगे, ये सारे अपोजिट अल्फाबेट हो गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए पहले और 26वें, ठीक है, दूसरे और 25वें, तीसरे और 24वें, इसी तरह से वर्णों के क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इनमें से राइट वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा राइट कॉम्बिनेशन ई वी वाला। ठीक है, ई और वी बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन डी के लिए राइट आंसर होगा। देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पहले 13 अल्फाबेट आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे और फिर 13 लेटर के बाद आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, जिससे आपको अपोजिट अल्फाबेट मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको डायग्राम कंप्लीट करना है 93 और 94। ठीक है, उत्तर आकृति में कौन सी एक आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। देखिए आपको अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके एक कंप्लीट डायग्राम बनाना होता है। इसके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। इन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 94 को भी आप सॉल्व करेंगे, इन पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इनमें नंबरिंग करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आसानी होती है फिगर्स को ज्वाइन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस कौन सा होगा। सबसे पहले आपको दिया गया निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। देखिए सबसे पहले आएगा बीमार। जब कोई बीमार होगा तभी तो हम उसको चिकित्सक के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर में चिकित्सक आ जाएगा। जब चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो उसको डायग्नोज यानी कि उसका निदान सर्च करेगा, यानी कि उसको क्या प्रॉब्लम है ये पता करेगा। जब प्रॉब्लम पता होगी तो वो उसका इलाज करेगा, और जब इलाज होगा तो उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। किस तरीके से सीक्वेंस आपको फॉलो करना है ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए राइट आंसर आपको मिल जाएगा, देखिए ऑप्शन बी। सबसे पहले थर्ड वाला आएगा बीमार, फिर सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आपका आएगा फोर्थ नंबर का यानी कि इलाज, फिर स्वास्थ्य लाभ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड। 8:50 बजे 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। देखिए सतीश का पहुंचने का समय क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखिए 8:50 में उसे पता चल रहा है और उसे पता चला कि 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 8:50 से आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8:30। अब देखिए सतीश के बैठक स्थान पर पहुंचने का समय हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में 30 मिनट पहले आया है, तो 40 से आप 30 मिनट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 मिनट। अब यहाँ पे आपको पता है कि उसका जो पहुंचने का समय है वो 8:30 है, इससे आप 10 मिनट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8:20। तो राइट आंसर हो जाएगा बैठक का निर्धारित समय होगा 8:20।
20 मिनट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित हैं। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे वाली तली में क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। आपको ध्यान में रखना है जो पासे के जो अपोजिट फलक होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगे, यानी कि संलग्न नहीं होंगे। देखिए 5 1 3 इस वाली डाइस में दिया गया है, इसमें है 5 2 4। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए डाइस में टोटल 6 अंक होंगे, यानी कि 6 फलक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे आपको 1 भी शो हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, यानी कि 4 अंक तो आपको शो हो गए हैं और एक अंक हमारा बचा है 6, जो डाइस के अपोजिट वाली साइड में होगा, यानी कि 5 के अपोजिट साइड में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए डाइस की आप प्रैक्टिस करें, 1 से 2 बार भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। धुआं का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। देखिए अगर धुएं से प्रदूषण हो रहा है तो इसका मतलब है जब युद्ध होगा तो विनाश होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड कथन दिया गया है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब है आपको यहाँ निष्कर्ष सेलेक्ट करना है। पहला है कुछ पुस्तकालयों में, तो पहला आपको निष्कर्ष दिया गया है कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए हैं। कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। तो निष्कर्ष इसमें आ जाएगा, देखिए कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। ठीक है, तो सभी लाइब्रेरी में बुक्स हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर बुक्स नहीं होंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाई गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कागज को सबसे पहले लिया गया है, उसके बाद उसे फोल्ड किया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके बाद फिर से उसे एक बार फोल्ड किया गया है कुछ इस तरीके से, और लास्ट में आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया है कागज को फोल्ड करने पर। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको कौन सा डायग्राम इनमें से मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, इसी तरीके से आपके जो ट्रायंगल हैं वो सभी कॉर्नर में कागज के आ जाएंगे, चारों में। तो किस तरीके से आएंगे वो हमें समझना है। तो ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है, कुछ इस तरीके से कागज खोलने के बाद हमें डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की सीरीज में सॉल्व कराए गए सभी 50 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरह के पेपर्स के सॉल्यूशन मिलते रहें। PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।